दोस्तों, मुंबई से बनारस जाने वाली ट्रेन यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। दोस्तों, उसमें जितने कंफर्म टिकट वाले थे उससे ज्यादा तो वेटिंग टिकट वाले भरे पड़े थे। दोस्तों, अप्रैल मई का महीना था, बहुत ही ज्यादा गर्मी थी जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। लेकिन दोस्तों, उसमें एक लड़का बैठा हुआ था जो कि अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझ रहा था, क्योंकि दोस्तों उस लड़के के बगल में ही दो बेहद खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई थी। वो दोनों लड़कियां अपनी मां के साथ मुंबई से बनारस जा रही थीं। दोस्तों, ये उस लड़के की जिंदगी का एक यादगार सफर होने वाला था। उस एक रात के सफर में क्या कुछ हो जाता है किसी को पता ही नहीं चलता है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी अप्रैल 2024 की है। मुंबई के लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन से गोरखपुर के लिए एक ट्रेन रवाना होने वाली थी। ट्रेन संख्या 12165। दोस्तों, उसी ट्रेन में एक औरत चढ़ती है अपनी दो बेटियों के साथ। उस औरत का नाम होता है शांति देवी। वो भी मुंबई से बनारस के लिए ही जा रही थी। लेकिन दोस्तों, जब वो औरत ट्रेन में चढ़ती है तो देखती है कि बहुत भीड़ है, खचाखच लोगों की भीड़ भरी पड़ी है। जितने कंफर्म टिकट वाले थे उससे ज्यादा तो वेटिंग टिकट वाले उस डब्बे में चढ़े हुए थे और ट्रेन की सभी डब्बों में वैसे ही भीड़ थी। दोस्तों, जिसको जहाँ पर जगह मिलता है सभी वहीं पर बैठ जाते हैं। कोई दरवाजे के पास बैठा हुआ था तो कोई बीच में बैठा हुआ था तो कोई बाथरूम के साइड बैठा हुआ था। पूरा ट्रेन लोगों से ही भरा पड़ा था क्योंकि बैठने के लिए जगह ही नहीं था। दोस्तों, अब जो शांति देवी थी वो अपनी बेटियों के साथ जाती है अंदर और अपना सीट ढूंढती है। दोस्तों, शांति देवी का सीट होता है मिडल वाला। वो वहां पर जाकर बैठती है और वहीं पर एक लड़का बैठा होता है जिसका सीट होता है लोअर सीट। दोस्तों, उस लड़का का जो सीट था वो खिड़की के साइड पर था। अब जो शांति देवी थी जब वहां पर जाकर बैठती है तो उस लड़के से पूछती है कि बेटा, आपका सीट कहाँ पर है। अब वो लड़का कहता है कि आंटी जी, मेरा सीट तो यहीं पर है और मैं अपने जगह पर ही बैठा हूँ। दोस्तों, उस लड़के का नाम होता है पवन और उसकी उम्र लगभग 25 साल की होती है। अब जो शांति देवी थी वो कहती है कि बेटा, क्या तुम थोड़े देर के लिए अपना सीट मुझे दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है और मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि ट्रेन में इतना ज़्यादा भीड़ होने वाला है। दोस्तों, अब जो पवन था वो कहता है कि ठीक है आंटी जी, यहाँ पर बैठ जाइए। दोस्तों, जो पवन था दरअसल इसलिए कहता है कि जो शांति देवी की बेटी थी वो दोनों बेहद ही खूबसूरत थी। अब पवन वहां से हटता तो उसकी दोनों बेटियों के बगल में ही जाकर बैठता। इस वजह से पवन वो सीट शांति देवी को दे देता है और पवन जाकर उसकी बेटी के बगल में बैठ जाता है। दोस्तों, शांति देवी की बेटी का नाम होता है, बड़ी वाली बेटी का नाम रेनू होता है और जो छोटी वाली बेटी थी उसका नाम होता है पिंकी। रेनू की उम्र लगभग 21 साल की थी तो वहीं पर पिंकी की उम्र लगभग 18 साल की थी और दोनों ही बेटियां देखने में बेहद खूबसूरत थी और देखकर लग रहा था कि दोनों पढ़ी लिखी है और अच्छे घराने की है। दोस्तों, जब रेनू देखती है कि उसकी माँ जाकर खिड़की के साइड पर बैठ गई है तो वो अपने आप में ही बड़बड़ाने लगती है और कहती है कि इसीलिए पापा कह रहे थे कि एसी का टिकट बुक कर देता हूँ, लेकिन आप तो माने नहीं। आप तो यही कह रहे थे कि आपको एसी वाले में घुटन होती है, आपको वोमिटिंग आती है। अब यहाँ पर जाने में आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब देखिए गर्मी कितना है और झेलिए इस गर्मी को। दोस्तों, इस तरह से रेनू बड़बड़ा रही थी। दोस्तों, अब जो पवन था वो भी वहीं पर बैठा हुआ था। पवन कहता है कि क्या बताऊं, मैं तो काफी सालों से इसी ट्रेन में आना जाना करता हूँ और कभी मैंने एसी का टिकट नहीं लिया है। मैं ऐसे ही जनरल बोगी में जाता हूँ और कितनी भीड़ होती है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। यह सारी चीजें मैं बहुत पहले से ही झेल रहा हूँ। एक वक्त तो ऐसा आया था कि मैं अपने सीट पर बैठा हुआ था। जब मैं बाथरूम करने के लिए गया तो आधे घंटे बाद मैं पहुंचा बाथरूम की तरफ, क्योंकि ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ थी। बाथरूम तो मैं कर लिया लेकिन उधर से आने के लिए जगह ही नहीं था। मैं देखा कि बाथरूम खाली है तो मैं बाथरूम में ही अपना पूरा सफर किया हूँ। दोस्तों, जब यह बात रेनू सुनती
सुनती है तो वो हंसने लगती है और कहती है कि छी भैया, आप ये क्या कह रहे हैं, इस तरह से कोई बाथरूम में सफर करता है क्या। दोस्तों वहीं पर पिंकी भी थी, वो भी हंसने लगती है और कहती है कि वाह भैया, आप भी गजब कमाल करते हैं। दोस्तों अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। दोस्तों उस ट्रेन में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि कोई खाने पीने का सामान बेचने वाला भी वहां पर नहीं आ रहा था और जितने लोगों के पास पानी की बोतल थी सभी पानी पी चुके थे। अब सभी को बहुत तेज प्यास लगती है, लेकिन दोस्तों वहां पर एक भी आदमी नहीं आता है कुछ बेचने के लिए और पानी वाला तो और भी नहीं आता है। दोस्तों जब इसी तरह से 1 से 1.5 घंटे का वक्त गुजरता है तो एक छोटे से स्टेशन पर ट्रेन रुकती है। दोस्तों अब जो पवन था जब वो देखता है कि ट्रेन रुकी हुई है तो वो बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों ट्रेन में थोड़ी भी जगह नहीं थी कि वो वहां से बाहर निकलता, क्योंकि दरवाजे में भी बहुत सारे लड़के खड़े हुए थे, बहुत भीड़ थी। दोस्तों अब उसके खिड़की में ही इमरजेंसी खिड़की था। वो लड़का क्या करता है कि उस खिड़की का शीशा उठाता है और उसी से छलांग लगाकर वो बाहर निकलता है। इधर उधर देखता है तो एक छोटा सा दुकान मिलता है। पवन चला जाता है उसी दुकान में, पानी का बोतल खरीदता है और वो पानी पीने लगता है। दोस्तों वहीं पर रेनू बैठी हुई थी अंदर। जब वो खिड़की से झांकती है तो देखती है कि पवन पानी पी रहा है। दोस्तों जब रेनू देखती है कि वो लड़का पानी पी रहा है, अब रेनू अपनी माँ से कहती है कि माँ उसी भैया से पानी मंगवा लेते हैं, बहुत प्यास लगी है। रेनू की माँ 50 रुपए निकालती है और कहती है कि उसे बुलाओ और दे दो। दोस्तों अब जो रेनू थी खिड़की से अपना सर बाहर करती है और बुलाती है कि भैया जरा इधर आइए, लेकिन दोस्तों जो पवन था उसकी आवाज को सुनता ही नहीं है। इसी तरह से नॉर्मल वो कई बार आवाज लगाती है लेकिन पवन नहीं सुनता है। दोस्तों अब जो रेनू थी जोर से चिल्लाती है कि ओ बाथरूम वाले भैया इधर आइए। दोस्तों रेनू की आवाज वहां पर बहुत सारे लड़के सुन लेते हैं और सभी मुस्कुराने लगते हैं, आपस में बात करके हंसने लगते हैं। दोस्तों यह आवाज पवन भी सुन लेता है। वो देखता है रेनू की तरफ तो रेनू इशारा करती है कि इधर आइए। दोस्तों अब जब पवन था वो रेनू के पास आता है। रेनू कहती है कि भैया लीजिए 50 रुपये और 2 बोतल पानी ले आइए। दोस्तों अब जब पवन था जाता है 2 बोतल पानी लेकर आता है, लेकिन दोस्तों तभी ट्रेन खुल जाती है। दोस्तों अब पवन से रेनू कहती है कि भैया जल्दी से चढ़ जाइए वरना ट्रेन चली जाएगी। दोस्तों अब किसी तरह से पवन दरवाजे की तरफ से ही चढ़ जाता है, लेकिन उसको सीट तक आते हुए लगभग 15 मिनट का वक्त गुजर जाता है, क्योंकि वाकई में बहुत ज्यादा भीड़ थी ट्रेन। दोस्तों जब वहां पे आता है तो बगल वाले सीट पर ही एक आदमी बैठा हुआ था। वो कहता है कि लो तुम्हारे बाथरूम वाले भैया आ गए। दोस्तों इस बात को सुनकर सभी हंसने लगते हैं। अब जो पवन था वो कहता है कि हाँ इस तरह से कोई बुलाता है क्या किसी को, लोग मुझे देख रहे थे, सभी तो यही समझते कि मैं बाथरूम साफ करने वाला हूँ। दोस्तों अब यह बात सुनकर रेनू भी हंसने लगती है और कहती है कि हाँ तो मैं क्या करती, आपने तो अपना नाम मुझे बताया ही नहीं और मैं नॉर्मल तरीके से भी आपको आवाज लगा रही थी, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे थे, अपने आप में ही आप बिजी थे, तो मुझे इसी तरह से आपको बुलाना पड़ा। वैसे भैया आपका नाम क्या है। दोस्तों अब जब पवन था वो कहता है कि मेरा नाम पवन है। दोस्तों जब रेनू यह नाम सुनती है तो वो तारीफें करने लगती है और कहती है कि भैया आपका नाम वाकई में बहुत ही अच्छा है। दोस्तों पवन 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक लेकर आया था। वो रेनू की माँ को देता है पीने के लिए, कहता है कि आंटी जी कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, गर्मी थोड़ी कम लगेगी। दोस्तों अब जो शांति देवी थी वो कहती है कि नहीं बेटा मैं ये सब नहीं पीती हूँ। अब वहीं पर पिंकी भी बैठी हुई थी। पवन पिंकी को देता है और कहता है कि लो तुम पी लो। दोस्तों पिंकी ले लेती है और कहती है कि हाँ मैं तो पीऊंगी, मैं ये सब पीती हूँ, और पिंकी पी लेती है। दोस्तों अब इसी तरह ट्रेन आगे की ओर बढ़ने लगती है। उस सफर में रेनू भी बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पी लेती है। पिंकी पूछती है कि भैया आप इतने ज्यादा कोल्ड ड्रिंक क्यों लेकर आए हैं, ये तो आप रात भर भी पियेंगे तो खत्म नहीं होगी। दोस्तों अब जब पवन था वो कहता है कि हाँ तो और मैं क्या करूँ, सुबह तक पीऊंगा, ट्रेन देखो कितना ज्यादा भीड़ है, ऐसे में कोई आएगा भी नहीं बेचने वाला, ना तो पानी वाला आएगा ना ही कोई कोल्ड ड्रिंक वाला आएगा, और गर्मी भी बहुत ज्यादा लग रही है इसीलिए मैं ले लिया, सुबह तक इसको
खत्म कर ही दूंगा। दोस्तों अब इसी तरह से लगभग 2 घंटे का वक्त गुजर जाता है। दोस्तों अब जैसे ही 2 घंटे का वक्त गुजरता है, रेनू अपनी बहन से कहती है कि यार कोल्ड ड्रिंक तो बेकार में पी लिए, अब प्रॉब्लम आ गई ना। दोस्तों अब जो पिंकी थी वो भी कहती है कि हाँ दीदी, प्रॉब्लम तो अब मुझे भी आ गई है। दोस्तों दरअसल उन दोनों को बाथरूम लग गया था, लेकिन बाथरूम तक जाने में अब बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि बीच में भी लोग बैठ गए थे, इधर उधर सब पैर फैलाकर इधर उधर बैठ गए थे, जाने की भी जगह वहां पर नहीं थी। दोस्तों अब जो रेनू थी अपनी माँ से कहती है कि माँ बाथरूम जाना है, लेकिन कैसे जाए, देखिए कितनी भीड़ है रास्ते में। दोस्तों अब जो शांति देवी थी वो खड़े होकर जब झांकती है तो देखती है कि वाकई में बहुत भीड़ है, पैर रखने का भी वहां पर जगह नहीं है। दोस्तों अब शांति देवी कहती है पवन से कि पवन बेटा, क्या तुम इन दोनों को ले जा सकते हो। दोस्तों अब जो पवन था वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं ले जा सकते हैं, और ये लोग तो खुद भी जा सकती है, तुम लोग यहाँ से निकलो तो सही, लोग जगह खुद ब खुद दे देंगे, क्योंकि वो लोग रास्ते में बैठे हुए हैं, जगह उन लोगों को देना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों रेनू को थोड़ा अजीब लग रहा था। रेनू कहती है कि आप ही चलिए ना साथ में। दोस्तों अब जो पवन था उन दोनों को लेकर जाता है पीछे पीछे। रास्ते में पवन कहता है कि अरे भाई साहब थोड़ा साइड हो जाइए, इस तरह से रास्ते में क्यों बैठे हुए हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है बाथरूम के लिए। इस तरह से कहकर वो दोनों को ले जाता है बाथरूम तक। लेकिन दोस्तों जब वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि दोनों बाथरूम बिजी है। अब जैसे ही एक बाथरूम खाली होता है उसमें पिंकी चली जाती है और पवन और वहीं पर रेनू खड़े हुए थे। दोस्तों दरवाजे के साइड बहुत सारे लड़के थे। अब उसमें से एक लड़का रेनू को घूरने लगता है। पवन को बहुत गुस्सा आ जाता है। पवन कहता है कि क्या भाई कभी लड़की नहीं देखी हो क्या, डायनासोर के ज़माने की हो। दोस्तों इस तरह से जब पवन कहता है तो वो लड़का अपनी नज़रें नीचे झुका लेता है और दूसरी तरफ घूम जाता है। दोस्तों उसके बाद बाथरूम खाली होता है, दूसरा रेनू जाती है, दोनों बहनें बाथरूम करती है। उसके बाद पवन लेकर उन दोनों को आ जाता है और सीट पर बैठा देता है। दोस्तों उसके बाद तीनों लोग मिलकर बातचीत करने लगते हैं। रेनू कहती है कि भैया आप तो वाकई में दमदार हैं, उस लड़के को आपने किस तरह से चुप करा दिया। दोस्तों अब पवन कहता है कि हाँ तो और मैं क्या करता, सफ़र में ऐसा ही होता है, तुम्हें हर तरह के लोग यहाँ पर मिलेंगे, किसी पर भरोसा इस तरह से मत करना और किसी से जल्दी दोस्ती भी मत करना, क्योंकि ये ज़माना बहुत ही ख़राब है। दोस्तों इस तरह से उन लोगों का सफ़र बातचीत करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था। अब धीरे धीरे रात का वक्त हो जाता है, रात के 10:30 बज जाते हैं। दोस्तों अब जैसे ही 10:30 बजते हैं सभी लोग अपना अपना टिफिन निकालते हैं खाना खाने के लिए। रेनू की माँ लेकर आई थी सब्जी रोटी, वो अपना टिफिन निकालती है और वो पूछती है पवन से कि पवन क्या तुम टिफिन नहीं लाए हो। दोस्तों अब जो पवन था वो कहता है कि नहीं नहीं आंटी जी आप खा लीजिए। दोस्तों अब जो शांति देवी थी वो कहती है कि नहीं मैं तुम्हें खाने के लिए नहीं कह रही हूँ और ना ही मैं तुम्हें खाना दूंगी, मैं तो बस पूछ रही हूँ कि तुम खाना लाए हो कि नहीं। दोस्तों पवन कहता है कि हाँ मैं तो खाना लाया हूँ, लेकिन ऐसी चीज़ लाया हूँ जो आप सबके सामने मैं नहीं खा सकता। अब रेनू पूछती है कि ऐसा आप क्या लाए हैं जो हम सबके सामने नहीं खा सकते हैं। पवन कहता है कि मैं बिरयानी पैक करवा कर लाया हूँ। दोस्तों अब रेनू कहती है कि अरे इसमें क्या बात है, हम सब खाते हैं बिरयानी, चिकन बिरयानी तो हमारा फेवरेट है, बस माँ नहीं खाती है, आप हम सबके सामने खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों उसके बाद रेनू की माँ भी सबके लिए खाना निकालती है। इधर जो पवन था वो मुरादाबादी बिरयानी लेकर आया हुआ था। दोस्तों अब पवन जैसे ही बिरयानी खोलता है वो पूरा कंपार्टमेंट महकने लगता है। अब सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं। दोस्तों अब जो रेनू थी उससे पवन पूछता है कि क्या तुम बिरयानी खाओगी। अब रेनू कहती है कि मैं जब ही खाऊंगी जब आप मेरा रोटी खाएंगे। दोस्तों उसके बाद दोनों मिलकर अपना अपना खाना चेंज करते हैं, मिल बांटकर खाते हैं। खाना वगैरह खाने के बाद अब आ जाती है सोने की बारी। दोस्तों अब सभी जाकर अपने अपने सीट पर सो जाते हैं। रेनू की माँ चली जाती है ऊपर वाले सीट पर सोने के लिए। इधर नीचे रेनू, उसकी बहन और पवन था और पिंकी के बगल में एक और आदमी था। दोस्तों पिंकी तो सो जाती है, लेकिन इधर रेनू और जो पवन थे वो दोनों बैठकर बातचीत करने लगते हैं। दोस्तों इसी तरह से अब रेनू पूछती है कि तुम्हारे घर में कौन कौन है, तुम काम क्या करते हो और तुम पढ़ाई कितने तक किए हो। दोस्तों इस तरह से रेनू बातचीत कर रही थी।
अब बातों ही बातों में रेनू की आंखें लग जाती हैं। रेनू पवन के कंधे पर अपना सर रखकर सो जाती है। दोस्तों अब थोड़ी ही देर के बाद अचानक से रेनू की आंखें खुलती है, एकदम से घबरा जाती है। दोस्तों अब जब पवन था वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम सर रखकर सो सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों फिर से रेनू उसी के कंधे पर सर रखती है और सो जाती है। लेकिन दोस्तों थोड़ी ही देर के बाद अब जो पवन था पीछे से अपना हाथ निकालता है और रेनू के कमर पर रख देता है। दोस्तों पवन का ऐसा कोई इरादा नहीं था, वो बस रेनू को सपोर्ट देना चाहता था, कहीं नींद की हालत में वो गिर ना जाए, बस इसी वजह से। लेकिन दोस्तों रेनू की अचानक से आंखें खुल जाती है। अब दोनों की धड़कनें तेज हो जाती है। रेनू के मन में अब तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। रेनू पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। दोस्तों अब जो पवन था वो कहता है कि कुछ नहीं, तुम गिर ना जाओ, इस वजह से मैंने तुम्हारे कमर पे हाथ रख दिया। दोस्तों अब जो रेनू थी वो कहती है कि इसी वजह से रखे हो ना, ऐसी कोई बात तो नहीं है। दोस्तों अब पवन था कहता है कि बात तो बहुत कुछ है, लेकिन बताने से मैं डर रहा हूँ। अब रेनू कहती है कि तुम्हें डर नहीं लगता, यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, कुछ हो जाएगा तो। दोस्तों पवन कहता है कि इसी बात का तो डर है। लेकिन दोस्तों रेनू कहती है कि बस इसी मकसद से हाथ रखे हो तो रख सकते हो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना। दोस्तों उसके बाद जो पवन था डर जाता है और हाथ पीछे हटा लेता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद रेनू खुद पवन का हाथ पकड़ती है और रख देती है अपने कमर के बगल में। उसके बाद वो फिर से उसके कंधे पर सर रख के सो जाती है। लेकिन दोस्तों इसी तरह से धीरे धीरे रात के 2 बज जाते हैं। दोनों को नींद नहीं आ रही थी, दोनों एक दूसरे से बातें ही कर रहे थे। दोस्तों अब अचानक से जो रेनू की माँ थी उसकी आंखें खुल जाती है। अब रेनू की माँ जब देखती है कि ये दोनों बातें कर रहे हैं तो रेनू की माँ को अजीब लगता है। अब रेनू की माँ आवाज लगाती है और कहती है कि रेनू बेटा तुम ऊपर आ जाओ, मैं नीचे चली आती हूँ। दोस्तों उसी वक्त तुरंत पवन नीचे फर्श पर लेट जाता है और कहता है कि नहीं आंटी जी रहने दीजिए, यहाँ पर जगह है और एडजस्ट हो गया है, मैं नीचे सो जाता हूँ, आप आराम से ऊपर सोइए वरना आपको दिक्कत होगी, वैसे भी गर्मी बहुत ज्यादा है। दोस्तों उधर जो रेनू थी वो भी सोने का नाटक करने लगती है। इधर जो पवन था वो भी फर्श पर लेट जाता है। दोस्तों अब धीरे से जो रेनू थी अपना हाथ नीचे की तरफ करती है और पवन से कहती है कि क्या सो गए। दोस्तों पवन कहता है कि नहीं यार मैं नहीं सोया हूँ, मुझे नींद कहाँ आ रही है। दोस्तों तभी रेनू कहती है कि सीट के नीचे एक बैग है, उस बैग को निकालो। अब पवन बैग निकालता है। रेनू उसमें से एक चादर निकालती है और पवन को देती है और कहती है कि इसे यहाँ पर बिछाओ और इसी पर तुम सो जाओ। दोस्तों अब जब पवन था उस चादर को बिछाता है और उसी पर सो जाता है। लेकिन दोस्तों दोनों को नींद नहीं आ रही थी, दोनों इसी तरह से फुसुर फुसुर बातें कर रहे थे। कभी पवन रेनू को जगाता तो कभी रेनू पवन को। इस तरह से दोनों बात करते करते सुबह कर देते हैं। दोस्तों इसी तरह से धीरे धीरे सुबह का वक्त हो जाता है। जब सुबह का वक्त होता है तो फिर से सभी बाथरूम वगैरह जाते हैं, बैठते हैं। धीरे धीरे करके 8 बजे का वक्त हो जाता है। सभी लोग साथ में बैठकर नाश्ता पानी करते हैं। लेकिन दोस्तों एक रात के सफर में ही उन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार उमड़ गया था। दोस्तों सभी लोग बैठकर नाश्ता पानी करते हैं। इसी तरह से फिर से बातचीत करते करते सभी का सफर आगे की ओर बढ़ने लगता है। दोस्तों शाम को 6 बजे के करीब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ट्रेन पहुंचनी थी। लेकिन दोस्तों ट्रेन बहुत लेट हो जाती है और लगभग 8 बजे के करीब प्रयागराज में ट्रेन पहुंचती है। दोस्तों अब जैसे जैसे ट्रेन लेट होती है सभी पैसेंजर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों सभी का घर शहर में नहीं होता है। बहुत सारे लोगों का घर गांव इलाके में होता है और ज़्यादा लेट हो जाने पर गाड़ी नहीं मिलती है। इस वजह से सभी लोग बहुत परेशान होने लगते हैं। और दोस्तों जिस ट्रेन को वाराणसी में 7:30 बजे के करीब पहुंचनी थी वो ट्रेन पहुंचती है 11:30 बजे रात को। दोस्तों 11:30 बजे रात को वाराणसी में ट्रेन पहुंचती है, तब जाकर सभी लोग वहां पर उतरते हैं। पवन भी वहीं पर उतरता है, शांति देवी और उसकी दोनों बेटियां भी वहीं पर उतरती है। दोस्तों रेनू के मामा आ जाते हैं वहां पर गाड़ी लेकर उन लोगों को लेने के लिए। लेकिन दोस्तों अब जो रेनू थी वो परेशान हो जाती है, उसका चेहरा उतर जाता है। इधर जो पवन था उसका भी चेहरा उतर जाता है, वो भी उदास हो जाता है क्योंकि अब वो दोनों बिछड़ने वाले थे।
दोस्तों तभी जो शांति देवी थी वो पवन से पूछती है कि पवन बेटा अब तुम घर कैसे जाओगे, तुम्हारा घर कहाँ है। दोस्तों अब जो पवन था वो कहता है कि आंटी जी मेरा घर लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है और रात के 11:30 बज गए हैं, अभी तो मुझे यहाँ पर गाड़ी नहीं मिलेगी, अब पूरा रात मुझे प्लेटफॉर्म पर ही गुजारना पड़ेगा, कल सुबह ही मैं घर जा पाऊंगा। दोस्तों अब जो शांति देवी थी वो कहती है कि नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे सफर में तुम हम लोगों के लिए बहुत तकलीफें झेले हो, अपनी सीटें दे दी हम लोगों को बैठने के लिए, पूरा सफर तुम परेशान हुए हो, अब आ गया है बारी कि हम लोग तुम्हारी मदद करें। यहाँ प्लेटफॉर्म पर तुम रातें गुजारोगे तो मच्छर तुम्हें सोने नहीं देगी, आज तुम चलो हमारे साथ हमारे घर में, वहीं पर रहना, कल सुबह तुम चले जाना। दोस्तों जब पवन यह बात सुनता है तो कहता है कि आंटी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे बारे में इतना सोचा। दोस्तों उसके बाद शांति देवी कहती है कि बेटा इसमें शुक्रिया अदा की क्या बात है, एक इंसान ही इंसान के काम आता है। दोस्तों सभी लोग चले जाते हैं रेनू के मौसी के घर में। दोस्तों अब पवन बहुत खुश था क्योंकि रेनू के साथ उसे और वक्त गुजारने का मौका मिल गया था। दोस्तों जब पवन वहां पे जाता है तो मेहमानों की तरह उसकी खातिर होती है, खाना वगैरह खाता है, उसको अच्छा सा कमरा दे दिया जाता है रुकने के लिए। अब रात भर वो सोता है। दोस्तों अब इसी तरह से धीरे धीरे सुबह का वक्त हो जाता है। सुबह के 9 बजे तक पवन सोता है, उसके बाद वो उठता है, नहाता धोआता है, उसके बाद उसके लिए अच्छा सा नाश्ता बनाया जाता है जो कि रेनू की मौसी और उसकी मौसी की बेटी मिलकर बनाती है। पवन नाश्ता वगैरह कर लेता है, उसके बाद वो घर जाने की तैयारी करता है। दोस्तों अब जो रेनू थी वो कहती है कि पवन रुक जाओ थोड़ी देर और शाम को चले जाना। अब वहीं पर शांति देवी भी थी, रेनू की माँ, वो कहती है कि पवन बेटा रुक जाओ शाम को चले जाना, हम लोग जा रहे हैं बनारस घूमने के लिए, चलो हमारे साथ बनारस घूम लो। दोस्तों अब जो पवन था वो कहता है कि आंटी जी बनारस तो मैं पहले ही घूम चुका हूँ, लेकिन आप लोग कह रहे हैं तो चलिए आप सबके साथ भी घूम लेता हूँ। दोस्तों रेनू बहुत खुश हो जाती है, सभी लोग मिलकर जाते हैं बनारस घूमने के लिए। लेकिन दोस्तों वहां पर जाने के कुछ घंटों के बाद ही रेनू की बहन पिंकी और उसकी मौसी की बेटी को यह पता चल जाता है कि रेनू और पवन के बीच में क्या चल रहा है। उसके बाद सभी लोग खुशी खुशी वहां पर घूमते हैं। रेनू और पवन का बहुत सारा फोटो भी वो लोग क्लिक करते हैं। धीरे धीरे शाम का वक्त होता है, सभी लोग घर आते हैं। उसके बाद पवन जाने की तैयारी करता है। पवन अपना बैग वगैरह सब पैक करता है और घर से जैसे ही निकलता है रेनू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शांति देवी कहती है कि बेटा हम लोग यहाँ 15 दिन तक रुकेंगे, हो सके तो बीच में आ जाना मिलने के लिए, तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो। दोस्तों अब पवन कहता है कि आंटी जी मैं भी 15 दिन के लिए ही यहाँ पर आया हूँ, 15 दिन के बाद मुझे भी मुंबई वापस जाना है। दोस्तों जो पवन था दरअसल वो 2 महीने के लिए अपने घर आया हुआ था, लेकिन दोस्तों 15 दिन के लिए वो इसलिए कहता है कि फिर से दोबारा उन परिवार के साथ उसे जाने का मौका मिल जाता, बस इसीलिए वो 15 दिन का ही बहाना बनाता है। दोस्तों अब जो पवन था अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद वो रेनू को मैसेज करता है और कहता है कि रेनू मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। दोस्तों रेनू कहती है कि अगर इतनी ही याद आ रही है तो तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए, यहीं पर रुक जाते। दोस्तों अब इसी तरह से धीरे धीरे 1 हफ्ते का वक्त गुजर जाता है। 1 हफ्ते के बाद पवन अपना बाइक लेकर फिर से जाता है रेनू के मौसी के घर में, उन सभी के साथ मिलता है, बातचीत करता है, पूरा दिन उन परिवार के साथ गुजारता है। शाम के वक्त फिर से अपने घर लौट जाता है। दोस्तों अब इसी तरह से लगभग 15 दिन का वक्त गुजर जाता है। 15 दिन के बाद फिर से वो चारों वाराणसी रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं और फिर से चारों का सफर मुंबई का शुरू होने वाला था। लेकिन दोस्तों उस बार की सफर में सभी एसी का टिकट ही बुक करते हैं। सभी लोग एसी वाले डब्बे में आराम से मुंबई जाते हैं। पूरा सफर रेनू और पवन एक दूसरे से बातचीत करते करते चले जाते हैं और मुंबई तक का सफर तय करते हैं। दोस्तों मुंबई पहुंचने के बाद रेनू और उसके परिवार वाले चले जाते हैं अपने घर। इधर जो पवन था वो चला जाता है वहीं पर जहां वो काम किया करता। दोस्तों उसके बाद भी रेनू और पवन में दिन रात अब बातचीत होने लगती है। वो दोनों एक दूसरे से फोन पर बातें करते, मैसेज पर बातें करते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलना जुलना भी शुरू कर देते हैं। दोस्तों इस तरह से धीरे धीरे उन दोनों के बीच में बेइंतहा मोहब्बत बढ़ने लगती है। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। लेकिन दोस्तों बीच में अब आ रहा था हैसियत, क्योंकि दोस्तों जो रेनू के पापा थे वो महीने का 1 लाख
रुपया कमाते थे। इस वजह से रेनू की परवरिश और उसकी जिंदगी आलीशान गुजर रही थी। ऐसो आराम की जिंदगी रेनू गुजार रही थी और वहीं पर जो लड़का था पवन, वो महीने का 25 से 30 हजार रुपया कमाया करता था। दोस्तों अब रेनू इस परेशानी में पड़ जाती है कि क्या पता उसके पापा इस रिश्ते के लिए राजी होंगे या नहीं, रेनू की शादी पवन से करवाएंगे कि नहीं। दोस्तों फिलहाल रेनू और पवन की लव स्टोरी चल ही रही है। अब उन दोनों की शादी हो पाएगी या नहीं, इसको जानने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें, क्योंकि मैं बहुत जल्द इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाए। तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी आप लोग के सामने। यह कहानी आप लोग को कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। दोस्तों ये एक सच्ची घटना से प्रेरित काल्पनिक कहानी है। इस कहानी में सभी पात्र के नाम बदल दिए गए हैं, क्योंकि मेरा मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। और दोस्तों मेरे पिछले वीडियोस में जितने भी लोग कमेंट किए हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। यूएस तिवारी, हर्ष तिवारी प्रयागराज से, मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, असलम साद गोपालगंज बिहार से, मुकेश कुमार रजक कोटला नई दिल्ली से, अबू सैफ अंसारी आयूब अंसारी उत्तर प्रदेश से, श्याम प्रकाश कुशवाहा इटावा उत्तर प्रदेश से, फिरोज मार्क दुबई से, नरेश पटेल हरियाणा से, हेमंत कुमार देवगन छत्तीसगढ़ से, इरशाद अहमद शेख, रमेश बोरा असम से, मास्टर शरीफ नगीना टेलर वजीराबाद दिल्ली से, जेएस चौधरी द्वारिका नई दिल्ली से, महेंद्र सिंह कुशवाहा यूपी से, नसीम कादरी मुंबई से, फारूक असम से, प्रेम कुमार हैदराबाद से। दोस्तों अगर आप लोग भी अपना नाम मेरी वीडियोस में सुनना चाहते हैं तो अपना नाम और अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि मैं अपने अगली वीडियो में आप सभी का नाम ले सकूं। दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।